हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हैं हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्लास 2 में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझा दिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको एजेंडा क्लियर कर दूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसका नेचर, उसका इम्पोर्टेंस, ये समझेंगे। और फिर समझेंगे थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 4 थॉट हैं, चारों को हम समझेंगे। थॉट्स, क्लासिकल थॉट्स, नियो क्लासिकल थॉट्स, बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स एंड मॉडर्न थॉट्स। क्लियर? इतना आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले यार, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? देखिए सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब होता है सिद्धांत। मैनेजमेंट के सिद्धांत ये होते क्या हैं एक्चुअली, क्या मतलब है यार मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का? तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन से डायरेक्ट बता देती हूँ, उसके बाद हम ये अंदर की चीज़ें समझेंगे। देखिए यहाँ पर है, principles are might be formed in relation to the human behavior, so the achievement of goal becomes easy. These principles are called as the principles of management. अगर आपको पूछे what do you mean by principle of management, आप ये लिख सकते हैं। समझिए पहले ये क्या होता है। तो देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशन में, मतलब कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको देखते हुए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। अब भाई क्यों बनाए जाते हैं? तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस का जो गोल है वो इजीली अचीव कर सके। तो उन्हीं प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाती हूँ। सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजर के लिए गाइड का काम करता है। मतलब अगर हमारे पास मैनेजमेंट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर हमारे पास रहेगा ना, तो हमको एक गाइड मिलता रहेगा कि हमें काम कैसे करना है। लेकिन आप इन्हें रूल्स मत समझिएगा कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये रूल्स हैं। नहीं, ये रूल्स नहीं हैं। अब तक जितने भी अजम्पशंस किए हैं लोगों ने, ट्रेडिशंस हुए हैं, जितने भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उन सबको मिला जुला के कहीं ना कहीं इन्होंने क्या बनाया? प्रिंसिपल बनाया है। ठीक है, ओके। बहुत सारे अलग अलग गुरु आए और इन्होंने अपने अपने कंक्लूजन दिए। ठीक है, ओके। क्लियर है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? सिंपल से इसका ये मतलब है कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को देखते हुए, और ये प्रिंसिपल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम गोल इजीली अचीव कर सके। तो उन्हीं प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कंसेप्ट देखिए। सी मैनेजमेंट हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा कि मैनेजमेंट को हम आर्ट भी कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का। जैसे साइंस में है ना, क्या होता है कि उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन वो ना रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड। जैसे फिज़िक्स का कोई फॉर्मूला है तो वो रिजिड है, मतलब कंपलसरी है, वो सच है, आपको मानना ही मानना है। ठीक है, कोई भी फिज़िक्स का फॉर्मूला ले लो या केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन ले लो जो आपको आपके बुक में लिखा हुआ है, तो समझ जाओ भाई वो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सही है, आप उसको बदल नहीं सकते। एंड आपको उसी फॉर्मूला, उसी रिएक्शन का इस्तेमाल करके सम सॉल्व करना रहता है, राइट? ऐसा साइंस में होता है। लेकिन मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो इतना रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब आप चाहो तो उनके अंदर बदलाव ला सकते हो। वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पूरा मतलब ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हम चला सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, जैसे ह्यूमन का बिहेवियर बदला, वैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ बदलाव ला के उसको वैसा बना सकते हैं। तो ये एकदम फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं वैसा नहीं है, आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन का बिहेवियर और टेक्नोलॉजी दोनों ही बदलता रहता है ना।
आज हमारा कुछ और विचार है, कल कुछ और होगा, परसों हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा और बदलेगा और हमारे अलग अलग विचार होंगे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी डे टू डे चेंज हो रहा है। तो भाई ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी दोनों ही चेंज हो रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या है, एक परफेक्ट गाइडलाइन है, एकदम डिटेल में, और एक परफेक्ट गाइडलाइन है कि भाई डिसीजन कैसे लिया जाए और डिसीजन लेने के बाद काम कैसे किया जाए। इसके लिए ये एक परफेक्ट गाइडलाइन है। क्लियर? ओके। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बराबर से यूज़ करोगे तो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और अच्छे से काम करने लगता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आप प्रिंसिपल ऑफ, एक तो मैनेजमेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा होता है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। इसको सेम समझने की गलती मत करिएगा, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। टेक्निक्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ स्टेप्स जो आप लेते हो और अपने टारगेट को अचीव करते हो। लेकिन भाई प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये गाइडलाइंस होते हैं कि मतलब जब आप वो स्टेप्स ले रहे हो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो आपको कैसे चलना है रास्ते में, वो आपको कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। तो दोनों में फ़र्क है ना, तो याद रखना, 2 मार्क में पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या फीचर कह लीजिए। 1 मिनट रुकिए, लेट मी ड्रिंक वाटर प्लीज़। ओके, तो हमने भी पानी वानी पी लिया है, अब अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला नेचर कैसा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ भी ना कुछ लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, समझ आया। जहाँ भी आपको लगे कि भाई यहाँ पे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ये देखना है कि भाई बिज़नेस किस टाइप का है, क्या काम हो रहा है वहाँ पे, बिज़नेस छोटा है या बड़ा, उसके हिसाब से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरा है फ्लेक्सिबल, ये मैंने आपको बताया ही था। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये रिजिड नहीं है, मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, इसे आप बदल सकते हो, समझ आया, इसमें आप बदलाव ला सकते हो। जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं वहाँ पे तो आप डिवीज़न ऑफ वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर छोटे यूनिट्स हैं तो आप डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं कर सकते हो, मतलब काम को बांटना एंड देन वो थोड़ा सेम प्रोपोर्शन में काम को बांटना वो थोड़ा मुश्किल होगा स्मॉल यूनिट में करना। तो भाई आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। थर्ड है जनरल गाइडलाइन। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये कैसे मिले हैं हमें, तो भाई बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद ही इन्होंने हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। जब हम बिज़नेस अपना संभालते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि आपको पता है कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन सेंटर्ड एक्टिविटी है, मतलब मैनेजमेंट को एक ह्यूमन ही करता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन के बिहेवियर पे ही बेस होगा, है ना, उसी पे बेस्ड होगा। जैसे ह्यूमन का बिहेवियर बदलेगा वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बदल जाएगा। क्लियर? ओके। पांचवा पॉइंट है कंटिंजेंसी। अब देखिए, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। कंटिंजेंसी क्या होता है एक्चुअली में, तो देखिए, जब हम अपना बिज़नेस करते हैं ना, तो कभी कभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी
मतलब अच्छा नहीं चलता है बिजनेस। लेकिन अगर कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन में भी आप अपने गोल को अचीव करते करते कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो कि बहुत मतलब अच्छे हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, राइट, प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, तो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को रीज़नेबल वेज दे रहे हो, सब कुछ सही से काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कंटिजेंसी कर रहे हो। ठीक है, समझ आया आपको? मतलब अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में भी हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, तो वही होता है कंटिजेंसी। क्लियर? ओके। देन आता है इम्पोर्टेंस। भाई क्यों इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? बिना इनके भी तो काम हो सकता है। जी हो सकता है, लेकिन काम उतने अच्छे से फिर नहीं हो पाएगा। सबसे पहला है, लेट मी चेंज द कलर। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए, हमारे मैनेजर्स ही मैनेजमेंट करते हैं ना, तो जब उनके पास ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, तो कहीं ना कहीं उनको एक गाइड मिलता है कि काम कैसे करना है, अलग अलग सिचुएशन को कैसे डील करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से सिचुएशन को डील करते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है बिज़नेस के कामों में, एंड मैनेजर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है और हमें भी ओवरऑल फ़ायदा होता है हमारे बिजनेस को। सेकेंड है मैक्सिमम यूसेज एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, आपको पता है, मुझे भी पता है कि भाई रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं हमारे देश में। तो जब देश में लिमिटेड हैं तो भाई बिज़नेस यूनिट में भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज होंगे ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो रिसोर्सेज बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एंड हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और कॉस्टिंग बहुत कम आता है, मतलब खर्चा बहुत कम होता है। ठीक है, ओके। थर्ड है हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। आप जब भी कोई लाइफ में भी, ठीक है, नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन लाइफ, whenever you are taking decision, your decision should always based on facts, thoughtfulness, objectives and justifiable। देखिए, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो भाई, वो फैक्ट के बेसिस पे आपको लेना है, आपको सोच समझ के लेना है, एक गोल को अचीव आप कर सको, ऐसा आपका डिसीजन होना चाहिए, एंड आपका जो डिसीजन है वो सही होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो भाई? तो ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेल्प लो तो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेल्प लेके हम जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, रियलिटी पे बेस होता है, और हम टाइम पे डिसीजन भी ले पाते हैं। क्लियर? ओके। फोर्थ है टू कोप अप विथ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए भाई, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमेशा बिजनेस में सिचुएशन एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है, कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन, कभी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे होंगे। तो कौन है जो आपके बिजनेस को संभालेगा? अमिताभ बच्चन? नो 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 नो। कौन संभालेगा बताओ? जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वही संभालेगा आपके बिजनेस को उन चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में। क्लियर? फिफ्थ है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं एक जो बिज़नेस होता है ना, वो कहाँ पे होता है? एक सोसाइटी के अंदर। तो देखिए, प्रॉफिट उसका एम तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट उसका एम नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना, उनको प्रोग्रेस करना, ये भी उनका एक एम होना चाहिए। तो इसमें भी उनकी मदद कौन करता है? शाहरुख खान? नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। क्लियर? सिक्स्थ है यूज़फुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट थॉट्स के हिस्से हैं। ये मैनेजमेंट के थॉट्स हम नीचे पढ़ेंगे, तो अभी आप इतना मत सोचिए।
बस समझ लीजिए कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये कहाँ से निकल के आए हैं, मैनेजमेंट थॉट से निकल के आए हैं। देखिए, जब भी आपको रिसर्च करना हो, आपको अपने बिजनेस में ट्रेनिंग देनी हो, डेवलपमेंट करना हो, उस समय ना ये प्रिंसिपल्स हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि अभी अगर बिजनेस यूनिट में अपॉइंटमेंट लेने होते हैं तो हम ना एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन ये एप्टीट्यूड टेस्ट हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम इसे प्रिपेयर करते हैं रिसर्च करके एंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इसको तैयार करते हैं और उसके बाद हम इसे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ओके, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये। ठीक है, एक एक थॉट आपको 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। आप कहें तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। पहले तो ये है क्या? ठीक है, व्हाट इज़ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी? तो देखिए, मैनेजमेंट को लेके ना बहुत सारे विचार दिए गए अलग अलग प्रकार के लोगों से। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे और वो सब ना अलग अलग विचार दे रहे थे। ये कहता है मैनेजमेंट ये है, ये भाई साहब कुछ और कहते हैं, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स लेके आ जाते हैं, तो ये भाई कुछ टेक्निक्स लेके आ जाते हैं, तो ये कहते हैं ना मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं, ये कहते हैं ऐसे होते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग लोग थे जो मैनेजमेंट के ऊपर विचार दे रहे थे। लेकिन जो जो विचार 19th सेंचुरी के एंड तक दिए गए मैनेजमेंट के ऊपर, जो जो विचार, ध्यान से सुनिएगा, जो जो विचार मैनेजमेंट के ऊपर 19th सेंचुरी के एंड तक दिए गए, वो सारे विचार क्लासिकल थियरी के अंदर आते हैं। क्लियर है? उन्हें कहा जाता है थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी। क्लियर है दोस्त? समझे आप? ओके, तो आपको समझ आया व्हाट इज़ एक्चुअली क्लासिकल थियरी। अब भाई हमने बात करी थी ना गोला बना के कि कुछ लोग थे, तो कौन लोग? टेलर बाबा, मैक्स वीबर, गिलब्रेथ, हेनरी ग्रैंट, हेनरी फ्योल, जी बाबा, टेलर बाबा। ये जो टेलर बाबा है ना, ये दोनों भाई महान लोग हैं, क्या ही बताएं इनका। तो टेलर जी का कंट्रीब्यूशन ना क्लासिकल थियरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों मैम, क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा क्या ही कर लिया इन्होंने, क्या ही उखाड़ लिया? तो इन्होंने ना क्या किया था कि ये कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लेके आए थे, इसीलिए इन्हें याद रखा गया। ये क्या कहते थे कि भाई मैनेजमेंट करना है करो, लेकिन साइंस की मदद से करो, साइंस का इस्तेमाल करो। ये कहते थे कि तुम देखो कि तुम्हारा वर्कर कहाँ कहाँ टाइम दे रहा है, देखो कि वो क्या क्या काम कर रहा है, और उसके बाद तुम कुछ डिसीजन लो। अब इनकी वजह से क्या होगा, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल लेके आए थे ना, इनकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और अच्छे से होने लगा, लोगों को ज़्यादा वेजेस मिलने लगे, लोग बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने लगे, एंड टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब काम देना साइंस के तरीके से होने लगा। इसीलिए फ्योल बाबा का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके, हम कहाँ थे जी? यहाँ पे थे हम, राइट। सॉरी, मैंने क्या कह दिया, फ्योल कहा ना मैंने, टेलर। ओके, हम टेलर की बात कर रहे थे ना, आई एम सॉरी, हम टेलर की बात कर रहे थे ना। टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, उसकी वजह से उन्हें आज तक याद रखा जाता है। तो पहले तो टेलर बाबा मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, और दूसरे थे फ्योल बाबा। तो फ्योल बाबा का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब मैम इनका कंट्रीब्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट था? तो इनका भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन्होंने दिया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे टेलर सर ने दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने क्या दिया था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
इन्होंने डिसाइड किया कि हर बिजनेस यूनिट में कौन कौन से काम करने हैं, किस लेवल तक काम करने हैं, और इन्होंने लिमिट्स भी डिसाइड की कि यहीं तक काम होगा, उसके बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है क्लासिकल थियरी में। दो लोगों का इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको याद रखना है, टेलर और फ्योल। उसके बाद में मैक्स वीबर का नाम दिया गया है कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो लर्न करने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कि ये थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी क्या होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेलर के बारे में लिखना है, फिर फ्योल के बारे में लिखना है, और ये जो गुरु के नाम है ना, ये सब भी लर्न कर लीजिए। एंड देन मैक्स वीबर का नाम ख़त्म। अब देखिए, जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी ना, तब क्या हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ गया, तो इंडस्ट्रीज़ बदलने लगे, काम करने का तरीका बदलने लगा, तो कहीं ना कहीं क्लासिकल थियरी में बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए। और एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये था कि ये लोग ना पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन ह्यूमंस को नहीं, रिलेशंस को नहीं। तो भाई इसी वजह से अब दूसरा खिलाड़ी एंटर करता है मार्केट में, एंड उसका नाम है, आप बता सकते हैं, एनी गेसेस प्लीज़, एनी गेसेस? थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। सी, क्लासिकल थियरी के लिमिटेशंस को हटाने के लिए किसने एंट्री मारी मार्केट में? तो एंट्री मारी न्यू क्लासिकल थियरी ने। एक्चुअली में कुछ चेंजेस करे गए, कुछ नए अप्रोचेस लाए गए, और फिर उसी को कहा जाता है न्यू क्लासिकल थियरी। समझ आया? एक्चुअल में क्लासिकल थियरी ही था, लेकिन उसमें थोड़े चेंजेस लाए गए और कुछ नए अप्रोचेस लाए गए, और उसका नाम हो गया न्यू क्लासिकल थियरी। देखिए, जब 19वीं सेंचुरी ख़त्म हो रहा था, तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था और इंडस्ट्रीज़ बदल गई थी, इसीलिए हमें एक नए मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। तो जब 20th सेंचुरी शुरू हो रहा था, एक इंसान थे जिनका नाम था एल्टन मायो। ठीक है, यही लेके आए क्या, ये लेके आए अपना नियो क्लासिकल थियरी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्रोमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। क्लियर? यहाँ पे हम क्या करते थे पता है, ज़्यादा फोकस हम किस पे करते थे, बिहेवियर पे, कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप्स का बिहेवियर कैसा है। इसके अलावा और हम क्या क्या चीज़ें इसमें रखते थे, तो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते थे, हम ह्यूमन के बिहेवियर पे ध्यान देते थे, रिलेशन पे ध्यान देते थे, उन्हें इंस्पायर करने पे ध्यान देते थे। ठीक है, तो ये सब था क्लासिकल थियरी के अंदर। अब इसमें कौन कौन से गुरुज थे? सो मायो, हर्जबर्ग, रेंसिस, लिकट, क्रिस हारिग्रीस, MC ग्रीगर, मस्लो, ये सब थे मेन कंट्रीब्यूटर्स। ओके, देन अब भाई इसमें भी लिमिटेशन था, यही लिमिटेशन है कि यहाँ पे अब पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, एंड ह्यूमंस को ज़्यादा दिया जा रहा है क्या, इम्पोर्टेंस। अब ये भी देख लो कैसे आप लर्न करोगे। थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी का अगर क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले लिखिए कि न्यू क्लासिकल थियरी क्या होता है, फिर लिखिए कि कौन लेके आया था न्यू क्लासिकल थियरी, एल्टन मायो, और उसके बाद थोड़े गुरु के नाम लिख दीजिए, एंड देन आपको लिख देना है कि न्यू क्लासिकल थियरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। बिहेवियर, अप्रोच, ग्रुप बिहेवियर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन, इंस्पिरेशन, ये सब। क्लियर? ओके। तीसरा जो थॉट आया वो है थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। देखिए, मैनेजमेंट क्या है भाई, ये कला है जिसकी वजह से हम दूसरों से काम निकलवाते हैं। प्रोफेसर उर्विक नाम के एक प्रोफेसर थे, ऑफ कोर्स, वो कहते थे कि आप अपने मैन को संभालो, अपने एम्प्लॉयज़ को संभालो, और बाकी वो सब संभाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके इन स्टेटमेंट से, उनके इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है एम्प्लॉय को। एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता भी है हर एक बिज़नेस के अंदर। मैनेजमेंट आखिर हम कर किसके लिए रहे हैं, एक पर्सन के लिए कर रहे हैं, और एक पर्सन ही मैनेजमेंट कर रहा
होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ह्यूमन रिलेशंस को समझें। जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं आप उनके बारे में समझें, उनके रिलेशंस, मतलब वो रिलेशन नहीं यार, तुम गलत मत सोचो, रिलेशन वो नहीं, आपस के बीच के रिलेशन को समझा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सब करा जाता था कहाँ पे, बिहेवियर, थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड में। देखिए यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता था, ह्यूमन रिलेशन को समझा जाता था, एंड हमारा मेन फोकस इस पे था कि हमारे एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, उनकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़ा हटाना, ये सब कहीं ना कहीं इंक्लूडेड थे थॉट ऑफ बिहेवियर रिलेटेड में। सी, सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, ये पूरा दिमाग का खेल था, ये जो थॉट है इसमें सारे खेल दिमाग से खेले जाते थे, एंड पैसों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन निकल के आया फिर से थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड का। एट लास्ट आया थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए 1960 के बाद पूरा इंडस्ट्री एरिया ही बदल गया, बिजनेस ही बदल गए, तो अब हमें एक स्पेशल अप्रोच चाहिए था मैनेजमेंट करने का। ठीक है, हमें कुछ प्रोफेशनल्स चाहिए थे, कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स चाहिए थे। तो भाई इसीलिए एक नया मैनेजमेंट आया और वो था थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। तो भाई थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट में कौन कौन से गुरुज थे? कुंज ओडोनेल, जॉर्ज आर टेरी, अपने टेरी बाबा, ड्रकर बाबा, विलियम औची, सीके प्रहलाद। ठीक है, तो इन सब ने मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर अपने अपने विचार दिए कि मैनेजमेंट कैसा होता है। क्लियर है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको सब कुछ समझ आया है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है देन गो डाउन एंड कमेंट, ओके। एंड इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 3 में, तब तक पढ़ते रहिए एंड बाय, टाटा एंड आओ जो, टेक केयर।